नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 नवंबर है और आज भी हम रोज़ की तरह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल का वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि यूनिसेफ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में एनीमिया के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य द्वारा किया गया। तो ऑप्शन हैं राजस्थान, केरल, हरियाणा, गुजरात। तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ स्थिति अपनी दर्ज की। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। तो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस नाम की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया और इसकी ऊंचाई 151 इंच है और ये अष्ट धातु से निर्मित है और जिसमें प्रमुख घटक के रूप में तांबे के साथ 8 धातु इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र के जैतपुर में की गई। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज 1870 से 1954 के दौरान एक जैन संत के रूप में जीवन का नेतृत्व किया इन्होंने और इन्होंने महावीर स्वामी के संदेश को विश्व भर में फैलाने का काम किया। यदि जैन धर्म पर एक दृष्टि डालें तो जैन मत के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। इसके अलावा जैन धर्म ने 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जिन्हें जिन या निग्रंथनाथ पुत्र कहा जाता था। निग्रंथनाथ जो कहा जाता था वो 23वें तीर्थंकर यानी कि पार्श्वनाथ को कहा जाता था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिन्हें निग्रंथनाथ कहा जाता था। निग्रंथनाथ का अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हुए आगे चलकर जिन्हें दिगंबर और श्वेतांबर कहा गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान में देखें तो माउंट आबू के निकट एक प्रसिद्ध श्वेतांबर दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है जिसका निर्माण वास्तुपाल और उनके भाई तेजपाल ने करवाया। राजा वास्तुपाल और उनके भाई तेजपाल ने करवाया था। ये अपनी वास्तुकला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है दिलवाड़ा जैन मंदिर। चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में नीतीश कुमार 7वीं बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा बिहार। तो नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है और वह अपना लगातार चौथा कार्यकाल शुरू करेंगे। उन्हें बिहार में एनडीए के नेता के रूप में चुना गया। तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार के नए उप मुख्यमंत्री होंगे। तो इस बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी। और रेणु देवी बिहार की पहली प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री होंगी और ये 5 बार बेतिया विधानसभा से विधायक हैं। और अगर हम मुख्यमंत्री की स्थिति संविधान में देखें, नियुक्ति के बारे में देखें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त किया जाएगा। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है 164 में कि राज्य के मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की जो संख्या है उसमें राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो मंत्री परिषद है, पूरा कैबिनेट है, उसमें जो मंत्रियों की संख्या होगी वो कुल विधान सभा सीटों के 15% से अधिक की नहीं होगी। मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और उसके साथ ही 25 वर्ष की आयु या उससे अधिक का होना जरूरी है और उसके साथ ही उसे राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना भी जरूरी है। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तब भी वह मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन वह 6 माह के भीतर
यदि किसी सदन का मुख्यमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो वह मुख्यमंत्री पद से हटना होगा उसे। अगर वह किसी सदन का सदस्य बन जाता है 6 माह के भीतर तो वह मुख्यमंत्री बना रहेगा। इसके साथ ही अगर देखें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और बिहार की भौगोलिक स्थिति पर नज़र डालें तो बिहार भारत में पूर्वी भाग में एक राज्य है और इसकी भारत में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है और यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं फागू चौहान और इसकी राजधानी है पटना। अगर हम लोकेशन देखें मानचित्र पर तो बिहार यहाँ है, इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये एक आभासी बैठक थी जिसकी अध्यक्षता वियतनामी प्रधानमंत्री न्यूगेन जुआन ने की और सभी 18 पूर्वी एशियाई देश, 10 आसियान देश, उसके साथ साथ चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस बैठक में शामिल हुए। इससे पहले जो 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था वो 4 नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित किया गया था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2005 में 18 क्षेत्रीय नेताओं के एक मंच के रूप में भारत और प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए गठित किया गया था और भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक सदस्य देश भी रहा है। इसके साथ ही चलते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस नौसेना डॉकयार्ड में किया गया? ऑप्शन से मझगांव डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड, कोलकाता डॉकयार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। प्रेरणा स्थल विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड के कार्यबल को समर्पित किया गया है और ये स्वनिर्भरता का एक प्रतीक है जो जहाज़ों और पनडुब्बियों की मरम्मत के लिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक है। इसके साथ ही इसकी जो शुरुआत की जाएगी, इसको जो शुरू किया जाएगा वो मार्च 2021 में शुरू किया जाएगा। ये नौसेना डॉकयार्ड आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण डॉकयार्डों में से एक भी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? फूड अलायंस शुरू किया है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक इंटरनेशनल फूड अलायंस को शुरू करने का कार्य किया है जिसे कोविड-19 फूड अलायंस भी के नाम से भी जाना जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। और इस गठबंधन में अभी तक 35 देश शामिल हुए हैं और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसके स्थापना के अवसर पर प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और इस वर्ष इसके 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये के स्मारक सिक्के भी जारी किए। इस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 है और इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है सर्जिया पेरेस, लुइस हैमिल्टन, थॉमस यूरेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन।
लुइस हैमिल्टन ने तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की और इस रेस में सर्जियो पेरेज को दूसरा स्थान हासिल हुआ, जबकि सेबेस्टियन वेटेल तीसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यह हैमिल्टन की इस सेशन की 10वीं जीत है और उनके कैरियर की 94वीं 94th F1 जीत थी। अपने कैरियर की 7वीं फार्मूला 1 चैम्पियनशिप खिताब के साथ उन्होंने माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी अब कर ली है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी की शुरुआत की है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर दुनिया का अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया गया है। ट्रॉम एक प्रकार का रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्रॉमवे पटरियों पर चलता है। पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का एक राज्य है और इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ऐसे ही देखें तो भारत में इसकी सीमा सिक्किम, बिहार, असम, झारखंड राज्यों से लगती है और यह नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। अगर इसकी स्थिति मानचित्र पर देखें तो ये पश्चिम बंगाल है और इधर इसके बंगाल की खाड़ी है, ऊपर ये हिमालयी श्रेणियां हैं, सिक्किम राज्य यहाँ है, बिहार और इधर झारखंड इसके लग रहा है और असम राज्य दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में इसको इसके साथ सीमा साझा करता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है कब? 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। तो इसका आंसर होगा 16 नवंबर को। तो भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करना शुरू किया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत 1966 में किया गया था। 1966 में इसका गठन हो गया था, लेकिन इसके लिए जो एक्ट पारित हुआ वो 1978 में पारित हुआ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कब से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन है 1 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2020, 1 फरवरी 2021 और 1 जनवरी 2021, 1 फरवरी 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2021। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग स्वचालित टोल संग्रह के लिए प्रीपेड टैग हैं और इन्हें आमतौर पर वाहनों के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी से काम करते हैं? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी RFID तकनीक पर ये काम करते हैं और यह केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करके ऐसा किया गया है और यह अनिवार्य बनाया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से 4 नए 4 पहिए वाले वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य है। और यदि हम देखें तो अभी भी वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? श्री नितिन गडकरी हैं। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग इट रिंग साइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, NK सिंह, सी रंगराजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा NK सिंह। तो ये जो पुस्तक है ये NK सिंह द्वारा लिखी गई है, ये इनकी बायोग्राफी है। और NK सिंह हम सभी जानते हैं कि 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, नंद किशोर सिंह है। तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला आज का प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला पहला राज्य
है ऑप्शन से बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।